नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र यानी शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में हमें पढ़ना है। उसके पहले हम जान लेते ये है क्या एक्चुअली में। देखो, जब किसी चीज को पढ़ो बेसिक चीज, तो मेरा मानना यही होता है कि जब हम किसी चीज को तैयारी करते, देखो मैं फिर से कहूंगा कि मैं उस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा तुमको कि आओ 5 दिन में सिलेक्शन ले जाओ या इतना कर लो इतना हो जाएगा। देखो मेरा मानना है कि हम पढ़ रहे हैं, किसी चीज को टाइम दे रहे हैं, तो अच्छे से सुदृढ़ रूप से हमें ज्ञान प्राप्त हो। हमारा उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना हो, ना कि कम्युनिटी प्राप्त करना हो। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो अच्छे से पढ़ाई करो और उसी आधार पे हम चलते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम जानते हैं अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है क्या। तो देखो सीधी सी बात है, हमारे संविधान में बताया गया कि वो क्षेत्र जो सामाजिक और आर्थिक और कल्चर एजुकेशन में कहीं ना कहीं आज के जनरेशन के हिसाब से पीछे हैं, उनको क्या कहा गया? अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कहा गया, यानी शेड्यूल शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरिया कहा गया। अब बात क्या है, करते हैं अपने संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया और उधर चलते हैं। तो देखते हैं जो हमारा संविधान है उसका भाग 10 क्या कहता है। संविधान का भाग 10 के अंतर्गत अनुच्छेद 244 में बताया गया है, जो शेड्यूल और ट्राइबल्स एरियाज हैं उनके बारे में क्या करना, वहां के प्रशासन के बारे में बताया गया है। मेनली क्या होता है, इन जो प्रशासन होता है इन सबका प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। पॉइंट बी नोटेड, ये पॉइंट नोट कर लो कि मेनली जो शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है इनका हेड कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि संविधान की जो 5वीं अनुसूची है वो ये भी कहती है, 5वीं अनुसूची क्या कहती है कि जनजाति और अनुसूचित जनजाति और जनजाति क्षेत्रों में क्या प्रशासन की जिम्मेदारी। ठीक, ये 5वीं अनुसूची कहती है। ठीक है, यानी भाग 10 अनुच्छेद 244 तथा अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची। उसके बाद कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं इसी 5वीं अनुसूची में, जिनके बारे में बताया गया इनको छोड़कर, इन राज्यों को छोड़कर। तो वो कौन से हैं? असम है, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, असम है, मेघालय है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं, इन राज्यों के स्थानों को, इन राज्यों के लोगों को छोड़कर बाकी समस्त देश के ट्राइबल्स एरिया, शेड्यूल एरिया में प्रशासन की जिम्मेदारी जो बताई गई है वो कहाँ बताएगी? 5वीं अनुसूची में। अब ये जो 4 राज्य हैं इनके प्रशासन की जिम्मेदारी 6वीं अनुसूची में बताई गई। अभी आगे चल के हम चर्चा करते हैं। ठीक, पहले इतनी बात जानो। ठीक है, यानी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ कि भाग 10 के अंतर्गत अनुच्छेद 244 के तहत संविधान में 5वीं अनुसूची में बताया गया है कि जो भारत के अनुसूचित क्षेत्र और ट्राइबल एरियाज होंगे यानी जनजाति क्षेत्र होंगे, वहां पर प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। कैसे होगी? उसके लिए मेन मुखिया कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। कैसे क्या होगा उनके बारे में हम यहाँ पे भी चार्ट, ये जो है इन हेडलाइंस के तहत हम चर्चा करेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो क्लियर हुआ। हाँ, इसमें एक्सेप्शन क्या है भैया कि 4 राज्य हैं जिनको हमने 6वीं अनुसूची में छोड़ा। तो 6वीं अनुसूची में क्यों छोड़ा उनके बारे में हम आगे चल के चर्चा करते हैं। तो वो 4 राज्य यहाँ पे चाहे नोट डाउन कर लो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, चाहे आगे हम लिखा ही देंगे अभी। चलिए, इतनी बात समझ में आई। चलिए देखिए, अब बात करते हैं क्षेत्रों का प्रशासन, यानी जो यहाँ पे क्षेत्रों का प्रशासन है उनके बारे में जानते हैं। बात करेंगे पहले जो हमारे क्षेत्र होंगे वो कौन होंगे? अनुसूचित क्षेत्र होंगे। पहले ये वाले जो हम मेनली इतने की बात अगर हम करें, इतने की, ये वाले डिब्बा की बात कर लेना। इस वाले डिब्बे में जो होगा, इस वाले में क्या होगा?
अनुसूचित होगा। क्या होगा? अनुसूचित क्षेत्र होंगे भाई साहब, ठीक है। अब बात करें अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन की बात करते हैं अगर, तो अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन कौन करेगा? जैसा मैंने बताया तुम सभी को, भारत का राष्ट्रपति करेगा। तो देखो अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन किस आधार पर होगा? जब वहां पर किसी क्षेत्र में लोग आर्थिक, सामाजिक रूप से, और मेनली क्या होता है, वो अपने कल्चर को छोड़ना ही नहीं चाहते, यानी अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो न्यू जनरेशन में आना ही नहीं चाहते हैं, या सीधी सी बात का जो आदिम निवासी होते हैं, आदिम निवासी जो आदि मानव होते हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पे बात करनी है। ऐसा तुम चले जाओ इधर छत्तीसगढ़ की तरफ, देखो जाके कुछ आदि निवासी है ना कि वो मतलब वो अटैक कर देते हैं जनरली हम लोगों के ऊपर, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे समुदाय से अलग है, हमारे समुदाय को नष्ट करने आ रहे हैं, ऐसा सोचते हैं, तो वो लोग हम लोग के ऊपर अटैक करते हैं, जानलेवा हमला कर देते हैं। ऐसा कई बार हुआ, तुम लोगों ने सुना भी होगा। वही है, उन क्षेत्रों पे कैसे प्रशासन किया जाए, इस सब की मेनली जो जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति की होती है, वो कैसे कराएगा प्रशासन, ठीक है। चलिए देखते। अब बात करें अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन की बात करें तो इतनी क्लियर हुआ। हाँ, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए देखो यहाँ पे एक लाइन लिखना हम भूल गए हैं, एक हेडिंग, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा, यानी जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे उसकी घोषणा कौन करता है, ये वही तो थोड़ा मुझे डाउट लग रहा था। देखो यहाँ पे ये इन सबके, इसके बाद जो अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन के बाद अगली हेडिंग डाल लेना, ये अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा। तो चलिए अनुसूचित क्षेत्रों घोषणा की बात करें तो मैंने बताया कि जब अनुसूचित क्षेत्रों घोषणा की बात है कौन करेगा, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में डाल सकता है, निकाल सकता है, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, उसके क्षेत्रफल को घटा सकता है। वो ये मानता है कि यहाँ पे कौन सी स्कीम लागू होनी है, कौन सी नहीं होनी है, इन सब की जिम्मेदारी कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। बोलो भैया, कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। यानी अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, जिसके तहत वह किसी राज्य के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में डाल सकता है, निकाल सकता है, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा सकता है, उसकी सीमा को घटा सकता है, उसकी सीमा को बढ़ा सकता है। इन सब की जिम्मेदारी किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेस के पास है, प्रेसिडेंट के पास। चलिए उसके बाद इतनी बात समझ में, उसके बाद अगली जो हमारी हेडिंग है क्या है? केंद्र एवं राज्य की जिम्मेदारी। केंद्र एवं राज्य की जिम्मेदारी क्या है उनके बारे में मानते हैं और जानते हैं। चलिए देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि मान लो कोई स्कीम है जो राज्य सरकार चला रही है, मान लो कि कोई स्कीम है जो राज्य सरकार चला रही है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे वहां पर वो स्कीम क्या होगी, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के नहीं होगी, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो इसके लिए मैं बताता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति इसका प्रशासन करता है, इस क्षेत्र का चलाता रहता है। तो क्या होगा, राष्ट्रपति साहब जो गवर्नर होते हैं यानी राज्यपाल होते हैं, उनसे कहेंगे कि ये देखो ये जो स्कीम ये राज्य के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा लागू की जा रही है आम जनता के लिए, क्या वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए लाभदायक है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, कहीं उनके कल्चर यानी संस्कृति को खेद तो नहीं पहुंच रहा है, ठेस तो नहीं पहुंच रही, कहीं उनके जीवन शैली को विरोध तो नहीं हो रहा है। मतलब ऐसी कई चीजें हैं जिनको देखनी होती है। उसके बाद ये तो किसकी जिम्मेदारी होती है? गवर्नर की, यानी कि यहाँ पर गवर्नर साहब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर। दूसरी बात क्या हो जाती है कि प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर साहब से क्या कर सकता है, किसी भी समय इनके हालात जानने के लिए क्या कर सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है।
नहीं तो वैसे भी गवर्नर साहब क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एनुअली यानी प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। यानी सीधी सी बात है, केंद्र एवं राज्य की जिम्मेदारी क्या होती है इन क्षेत्रों में। तो पहली बात, अगर मान लो केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने कोई स्कीम चलाई तो राष्ट्रपति साहब तुरंत काम क्या करेंगे, तुरंत वो गवर्नर साहब के पास क्या आदेश भेजेंगे कि देखो ये स्कीम इस क्षेत्र यानी अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितनी लाभदायक है, कहीं उनकी कल्चर को ठेस तो नहीं पहुंचा रही, कहीं उनके विरोध तो नहीं कर रही। इन सबको ध्यान रखते हुए गवर्नर साहब रिपोर्ट किसको देंगे, राष्ट्रपति साहब को। इतनी बात समझ में। और दूसरी बात क्या होती है, आम ऐसे ही नॉर्मल बात क्या होती है कि जो गवर्नर साहब होते हैं एनुअली यानी प्रत्येक वार्षिक घटना के बारे में वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। किसको, ये जिम्मेदारी ही है गवर्नर की, तो मैंडेटरी है, वो राष्ट्रपति को देंगे। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात मैंने क्या बताई कि जो भी मान लो इसमें जिम्मेदारियां हैं वो क्या कराएगा, वो केंद्र सरकार क्या कराएगी, केंद्र सरकार राज्य को याद दिलाएगी कि अपने जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके यहाँ आप कैसा कार्य कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य को ये जगाना है, राज्य को जगाना है इस मामले में, यानी अनुसूचित क्षेत्रों में बारे में जगाना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम अगली बारे में बात करते। चलिए अगली बात क्या है, जनजाति सलाहकार परिषद की बात करें। यानी तो फिर इसके बाद क्या हुआ, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन हुआ। तो इसमें क्या होता है, प्रायः 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, जनजाति सलाहकार परिषद में कुल कितने, 20 सदस्य होते हैं, जिसमें 3/4, जिसमें से 3/4 जो सदस्य होंगे वो क्या होंगे, विधानसभा में सदस्य होंगे किसके, अनुसूचित क्षेत्र के। अनुसूचित क्षेत्र यानी जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां से 3/4 सदस्य होंगे जो इस 20 सदस्यीय परिषद में शामिल होंगे। यानी अगर कुल मिलाकर बात कहें लगभग 5-6 लोग क्या होंगे, 5-6 लोग का 7-8 लोग ऐसे होंगे जो इस क्षेत्र से, अनुसूचित क्षेत्र से विधानसभा में सदस्य हों तो इस परिषद में भी शामिल होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हाँ, अब प्रायः बात करें तो पहली बार 1960 में गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट 1961 में हुई थी। उसके बाद लगभग 4 दशक बाद यानी 40 वर्ष बाद 2000 में फिर से इसका गठन किया गया, 2002 में। ठीक है, और जिसकी रिपोर्ट 2004 में प्रस्तुत की गई। मेरी बात सुनो, नहीं समझ में आया मुझे पता होगा तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, मेरी बात सुनो। इसमें कहा गया जनजाति सलाहकार परिषद का गठन। कहने का मतलब भैया ये है कि ये जो जनजाति सलाहकार है इस परिषद का गठन किया जाता है ताकि यहाँ के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, इनके कल्चर को समझा जा सके, इनकी जरूरतों को समझा जा सके, इनकी आवश्यकताओं को समझा जा सके। इन सब कार्यों को जानने के लिए जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। अब कहा गया इस परिषद के गठन में कुल कितने लोग होंगे, 20 लोग होंगे। अब जो 20 लोग होंगे उनमें से अनुसूचित क्षेत्र से कितने लोग होने चाहिए, 3/4 लोग होने चाहिए जो विधानसभा के सदस्य भी हों। कहाँ के, विधानसभा यानी कि जो राज्य की सभा होती है ना, राज्य वाली, जहाँ पे कानून, जैसे योगी बाबा अपना यहाँ विधानसभा कानून बनाते रहते ना, हाँ ठीक, वही वाली, समझ गया ना। अरे यार विधानमंडल के लो मेरे मालिक, नहीं समझ में आ रहा तुम्हें। ठीक है, तो वहां में कम से कम 3/4 सदस्य होने चाहिए। इतनी बात समझिए, जब 3/4 सदस्य होंगे मतलब वही 7-8 लोग आ जाएंगे। जब तो यहाँ पे देखो 20 सदस्य हो जाए, 20 में 7-8 लोग जब इन्हीं क्षेत्र से होंगे तो इनको महसूस होगा कि ना कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या आवश्यकता है, कि पानी की कमी है या हमारी भाषा को बढ़ावा दिया जाए, हमारी संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, इन सबको जरूरतें होंगी तो ये अपनी बात रख पाएंगे। इतनी बात समझ में आई। तो वही चीजें हैं। अब पहली बार क्या हुआ, 1960 में गठन किया गया। अच्छा, पहली बार 1960 में क्यों गठन किया गया, क्योंकि जो संविधान था, संविधान के वेत्ताओं ने बताया कि जनजाति परिषद गठन किया जाएगा, लेकिन संविधान बनने के 10 वर्ष पश्चात, यानी संविधान जब बनेगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना, सीधी सी बात है, सबको पता है।
तो कहा गया कि हम 10 साल तक देखते हैं क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या ये हमारी संस्कृति में या आम जनमानस में मिल घुल पाएंगे या नहीं मिल घुल पाएंगे। अगर नहीं मिल घुल पा रहे तो उनके बाद उसका गठन कर दिया जाएगा। तो वही हुआ, 1960 में गठन कर दिया गया। फिर ये अपनी रिपोर्ट 1961 में प्रस्तुत करते हैं और ये चलता रहता है। फिर क्या आता है, 40 साल, लगभग 4 दशक बाद 40 साल में फिर 2002 में अपनी एक नई गठन करते हैं। दूसरी सभा गठन होता है, यानी अब तक मात्र 2 बार हुआ, एक 1960 में, एक 2002 में, 1960 में और फिर 2002 में। जो 1960 में तो 1961 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 2002 वाली 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो वही बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, अगर आई तो बोलो हाँ। चलो अब अगली हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि। यानी कहने का मतलब वही है जो हमने यहाँ पे बताया था तुमको, दूसरे वाले में वही चीजें लगभग यहीं पे है। इसमें कहा गया अनुसूचित क्षेत्रों में वही विधि, यानी विधि मतलब कानून, वही कानून लागू होंगे जो उस क्षेत्र की संस्कृति को, सामाजिक स्तर को मेंटेन करके रखे, शैक्षणिक स्तर को मेंटेन करके रखे। जरूरी नहीं कि जो भी कानून राज्य के लिए बने वो उस क्षेत्र में लगे, यानी कि ये एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद कह सकते हो। कि मान लो मेरा घर है, मेरे घर के एक कोने में ट्राइबल्स एरियाज के लोग रहते हैं, तो वहां पे जरूरी नहीं कि वही जो खाना दिया जाए जो हम लोग नॉर्मल लोग खा रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि उनका अपना, आदिमानव का अपना अलग भोजन होता है, आम जनमानस का अपना अलग भोजन होता है। वही चीज बताई गई कि अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि, यानी अनुसूचित क्षेत्रों में जो कानून लागू होगा वो राज्य जबरदस्ती उस क्षेत्र में नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हो सकता है उनकी संस्कृति को ठेस पहुंचे, हो सकता है उनकी संस्कृति को ठेस पहुंचे, हो सकता है उनकी शिक्षा को ठेस पहुंचे, उनके स्वभाव को ठेस पहुंचे, यानी कुछ भी हो सकता है। बेसिक चीजें है ना, तो समझ में है ना, इस आधार पे नहीं लगा सकते। इतनी बात समझ में आई। और इन सब की जिम्मेदारी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के साहब के पास होती है। कि मुखिया कौन होता है? प्रेसिडेंट साहब। उसके बाद अगर हम अंतिम हेडिंग की बात करें, जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन। देखो जनजाति क्षेत्र मतलब यानी कि ट्राइबल्स एरिया। अब यहाँ पे आ जाओ, ट्राइबल्स एरिया। अब ट्राइबल्स एरिया क्या है? देखो ये ट्राइबल्स एरिया वही है जो 4 थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब ये जो 4 राज्य है भैया, इन 4 राज्यों का जो कल्चर है, सामाजिक स्तर है, बिल्कुल अलग है, भारत से तो बिल्कुल अलग है। यानी एक आम भारत की से देखा जाए तो इन 4 राज्यों का जो कल्चर है बिल्कुल अलग है। इसलिए क्या कहा गया, इनको 6वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया और इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, यानी विशेष उपबंध बनाए गए हैं, ताकि यहाँ के लोगों को, उनकी संस्कृति को ठेस न पहुंचे, उनको न ठेस पहुंचे, उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनको देश में विकास में शामिल किया जा सके, इनका विकास किया जा सके। इन सब की जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति साहब के पास होती है। किसके पास होती है? प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट मतलब मेनली क्या है? प्रेसिडेंट साहब के पास होती है। इसमें कौन जिम्मेदार होता है? केंद्र सरकार होती है या यहाँ की स्थानीय राज्य सरकार भी होती है। देखो जिम्मेदारी तो केंद्र के पास भी होगी और राज्य के पास भी होगी, ठीक है, लेकिन देख रेख कौन करवाता है? मतलब प्रेसिडेंट। इन सबका मुखिया कौन होता है? ये लोगों के पास जो डायरेक्ट पावर होती है प्रेसिडेंट तक की होती है, ठीक है। यानी इन लोगों की जो देख रेख करता है कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कुछ नहीं समझना है, बिल्कुल मैं बताऊं, कुछ नहीं समझना है। तुम बस इतना समझ लो कि जो ट्राइबल एरियाज होते हैं और जो शेड्यूल एरियाज होते हैं, यानी अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं, इनकी जिम्मेदारी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और सीधी सी बात है, राष्ट्रपति के पास है तो राष्ट्रपति जो चाहेगा वही कराएगा। किसी राज्य की ना किसी केंद्र सरकार की कोई क्षमता नहीं है इसको रोकने के लिए। इसलिए क्या करना है? कुछ नहीं करना। जब भी कोई बात आए सीधा राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते हैं। और इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि भारत में जो लोग आदिम मानव हैं या आदिम निवासी हैं, जो अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहते, उनको लगता है कि ये हमारी संस्कृति है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, इसलिए उनको क्या बनाया गया? शेड्यूल एरियाज में और ट्राइबल्स एरियाज में छोड़ दिया गया। इसके क्षेत्रों को प्रशासन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों जिम्मेदार हैं। मेनली इसका मुखिया कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। यही था आपका अनुसूचित
एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन के बारे में समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे पूछ सकता है, वरना 8318781729 पे कॉल करे। आसानी से डिस्कशन होगा। जिस तरीके से सुन चाहते हो तो कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो अपने क्वेश्चन, और टेलीग्राम पे हमारे जुड़ सकते हो। क्रैक स्टडी बाय अखिलेश सर के नाम से टेलीग्राम है। चैनल को शेयर करो प्लीज, अच्छे से ज्यादा शेयर करो और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।